is part second. Gradient. So gradient means how much a function is changing in and in which direction it is changing. So gradient is measure of change in function and also it tells the direction of maximum change. And also it tells direction of maximum change. So वेक्टर अलजेब्रा में हम ग्रेडियंट को किसी स्केलर फंक्शन के आगे डेल ऑपरेटर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं. एक वेक्टर ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं, इसका नाम है डेल ऑपरेटर. इसकी वैल्यू अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात की जाए तो डेल बाई डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड जेड कैप. ओके. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास एक फंक्शन है फाई इज इक्वल टू विच डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड. तो अगर हम फाई के आगे डेल लगा देंगे, फाई इज स्केलर फील्ड आर फंक्शन, तो अगर फाई के आगे हम स्केलर लगा देंगे तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर. ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and this is called gradient. Okay. It is something like slope of plane or straight line but in 3D. Okay. For example, we have a function f which depends on some Cartesian variables x y z. तो अगर चेंज पता करना हो कि एक्स वाई जेड में चेंज करने से एफ में कितना चेंज आता है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं डी एफ इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन रूल से डेल एक्स बाई डेल डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड. ठीक है. तो ये रीअरेंज किया जा सकता है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल एफ बाई डेल एक्स एक्स कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई वाई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड जेड कैप डॉट डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप प्लस डी जेड जेड. ओके. तो ये जो फर्स्ट फर्स्ट ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको हम लोग डेल एफ लिखते हैं विच इज ग्रेडियंट ऑफ एफ डेल एफ. और ये जो सेकंड ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो चेंज किसी फंक्शन में चेंज को हम इससे इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंस ये डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का रूल लगा सकते हैं. ठीक है. तो वी कैन राइट इट मॉड ऑफ डेल एफ इंटू मॉड ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा. ओके. सो फॉर फिक्स्ड डीएल, for fixed DL, separate it here. For fixed DL, this equation can be written as del f mod is equal to df by dl cos theta. Okay. So magnitude of del f change tells change rate of change of df with dl and also with angle. Okay. And if theta is equal to 0, then del f will be df by
dl, which is maximum rate of change, maximum rate of change of f. Okay, so gradient of a function tells the rate of change of function or change in function, and its direction tells the direction of maximum change. ओके, हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज हम एक माउंटेन पे जा रहे हैं, तो माउंटेन की जो हाइट है विच इज फंक्शन ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, और हमको बहुत जल्दी टॉप पे पहुंचना है. तो बहुत जल्दी टॉप पे पहुंचने के लिए हमको एक ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जिसमें जो हाइट है वो मैक्सिमम चेंज हो. तो दैट डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ हाइट. ओके, और उसका मैग्नीट्यूड लेके हम रेट ऑफ चेंज भी पता कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन से डायरेक्शन पता कर सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास एक माइक्रोवेव ओवन है और उसमें कोई मॉस्किटो फंस गया है, तो माइक्रोवेव ओवन ऑन है, तो जिस पॉइंट पे मॉस्किटो है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और पूरे ओवन में टेम्परेचर जो होगा वो फंक्शन होगा ऑल थ्री वेरिएबल्स का. तो अगर मच्छर अपने आप को बहुत जल्दी कूल करना चाहता है तो उसको ऐसा डायरेक्शन पता करना होगा कि जिधर बहुत कम डिस्टेंस चलने पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए. दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है, तो ये ग्रेडियंट है और ये ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो अभी हम लोग ग्रेडियंट को स्फेरिकल पोलर और अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिखना सीखेंगे. तो लाइक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. ओके, जनरल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं और इसको ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं. ग्रेडियंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अगर आप बीएससी एमएससी की क्लासेस में पढ़े होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसके एक्सिस लाइन ना होकर कर्व होते हैं, सो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, तो वहां से हम ग्रेडियंट का एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं और जिसको टाइम आने पे हम अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे. तो सपोज कर्वीलिनियर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके वेरिएबल्स होते हैं u, v एंड w. u, v and w are variables, are axes of curvilinear coordinate system. और इसके यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं दिस इज u कैप, v कैप एंड w कैप. ठीक है, इसमें तीन और क्वांटिटीज डिफाइन करते हैं हम लोग, h1, h2 एंड h3. ठीक है, these are called h1, h2, h3 are called scale factors. जैसे सपोज अगर हमको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैन बी कॉल्ड स्केल फैक्टर. तो उसी तरह से यहाँ भी एक स्केल फैक्टर होता है. तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. सपोज वी हैव फंक्शन फाई इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल्स u, v, w. तो इसका जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई विल बी 1/h1 del phi by del u cap plus 1/h2 del phi by del v cap plus 1/h3 del phi by del w cap. Okay, this is expression of gradient in curvilinear coordinate system. Okay, अब हम इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट कार्टेशियन सिस्टम. ठीक है, फॉर कार्टेशियन सिस्टम हम लोग कार्टेशियन में u को रिप्लेस कर देते हैं x से, v को रिप्लेस कर देते हैं y से और w को रिप्लेस कर देते हैं z से. और h1, h2 और h3 की वैल्यू 1 होती है. तो इस केस में
del phi can be written as del phi is equal to del phi by del x cap plus del phi by del y cap plus del phi by del z cap. ठीक है, this is expression of gradient in curvilinear coordinate system, sorry, in Cartesian coordinate system. ओके, सिमिलरली अगर हम इसको और कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना चाहें तो हम इसको अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेकेंड gradient in spherical polar system. Gradient in spherical polar system. So for spherical polar system, we should replace u by r, v by theta and w by phi. ठीक है, और h1 की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, h2 की जगह पे हम लोग r रखेंगे और h3 की जगह पे हम लोग r sin थीटा रखेंगे. तो इनका इस्तेमाल अगर करेंगे तो वी कैन राइट del phi is equal to del phi by del r cap plus del not 1 by r sin theta, 1 by r sin, no, 1 by r, just r, del phi by del theta cap plus 1 by r sin theta del phi by del phi cap. देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो फाई है अगर कोई फाई ऐसे लिखा गया है विच मीन्स इट इज फंक्शन, और कोई फाई अगर ऐसे लिखा गया है दिस इज वेरिएबल. ठीक है, तो ऊपर ये फंक्शन है, दिस इज फंक्शन, and this one is variable, this one is unique vector. So this is expression of gradient in spherical polar coordinate system. Okay, we also can write expression of gradient in cylindrical coordinate system. Okay, let us write it. So third will be cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. ओके, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u को हम लोग रिप्लेस करेंगे स्मॉल r से, v को रिप्लेस करेंगे फाई से और w को रिप्लेस करेंगे z से. ठीक है, h1 की जगह पे हम लोग रखेंगे 1, h2 की जगह पे हम लोग रखेंगे r और h3 की जगह पे हम लोग रखेंगे 1. तो इस हिसाब से जो ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी del phi by del r cap plus 1 by r del phi by del phi cap plus del phi by del z. ठीक है, so these are expression of gradient in three different coordinate system like Cartesian, spherical polar and cylindrical. तो अगर हमें कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सप्रेशन याद है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं बाकी सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में. ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, ये हम आगे भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कई बार हम लोग स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट के एक्सप्रेशन को यूज करेंगे. ठीक है, तो अब ग्रेडियंट के लिए दो तरह के सवाल बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं, पहले आते थे अभी नहीं आते हैं. अब जैम और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम टाइम में आ सकते हैं या आते हैं, जो आप लोग उससे भली भांति परिचित होंगे. पहला ग्रेडियंट का एप्लीकेशन है कि किसी सरफेस के नॉर्मल हम यूनिट वेक्टर बता सकते हैं अगर हमें ग्रेडियंट आता है. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एनी सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू एनी सरफेस. ठीक है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू, सपोज हमारे पास एक
फंक्शन एफ है और इस सरफेस के नॉर्मल हमें यूनिट वेक्टर पता करनी है। सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट ले लेंगे, ओके, और ग्रेडियंट की यूनिट वेक्टर ले लेंगे, दैट विल बी नॉर्मल वेक्टर टू फंक्शन या सरफेस। तो इसकी यूनिट वेक्टर कैसे लेंगे, किसी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो दैट विल बी यूनिट वेक्टर, एंड दिस यूनिट वेक्टर n कैप विल बी नॉर्मल टू फंक्शन आर सरफेस f। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास एक स्पेयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, तो इसके नॉर्मल हमको यूनिट वेक्टर पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसका ग्रेडियंट लेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ विल बी 2x x कैप प्लस 2y y कैप प्लस 2z z कैप, okay, and its magnitude will be magnitude of del f under root 4x square plus y square, sorry, 4x square plus 4y square plus 4z square, ठीक। और तो n कैप विल बी 2x x कैप प्लस 2y y कैप प्लस 2z z कैप अपॉन अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा, लाइक नीचे से रूट में से 4 निकलेगा और ऊपर से 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप z कैप अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर का किसी पॉइंट पे भी पूछा जा सकता है। सपोज कोई यूनिट वेक्टर एट पॉइंट पूछ लेता है 1 1 1, तो 1 1 इस एक्सप्रेशन में जहां एक्स वाई जेड है वहां 1 1 1 रखना है, तो दैट विल बी x कैप प्लस y कैप प्लस z कैप अपॉन अंडर रूट 3। दिस विल बी यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू अ स्पेयर इन कार्टेशियन सिस्टम एट पॉइंट 1 1। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पहले पूछे जाते थे, अब ये ज्यादा रेलिवेंट नहीं रहे, बट वी शुड नो कहीं भी हमसे किसी अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हमें ग्रेडियंट आता है तो हम किसी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर पता कर सकते हैं या यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं। ठीक, ना आगे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड पूछाता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, ग्रेडियंट जब भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन दिया जाएगा, जैसे फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f along x एक्सिस, ठीक है, ऐसे कोई ना कोई डायरेक्शन दिया जाएगा। तो किसी फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव पता करना है x एक्सिस के लॉन्ग में, तो सबसे पहले हम उस फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल देंगे, ठीक है, और जो वेक्टर आएगा उसको हम i कैप से या x कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f along x एक्सिस, ठीक है। कोई इन जनरल पूछ सकता है, ठीक है, कि n कैप डायरेक्शन में बताइए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला होता है वो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन डॉट n कैप, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन डॉट n कैप। अगर ग्रेडियंट हम निकाल पाते हैं तो उसमें किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो उस फंक्शन का उस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट डाइवर्जेंस। So divergence means spreading. Okay, so divergence means spreading. It is measure of spreading of a vector function or vector field. Okay, if I have to write
definition of divergence in scientific term, then I will write the divergence of a vector field or function is measure of amount of flux, measure of amount of flux or field diverging per unit volume. Okay, so this is definition of divergence. Like suppose we have a vector which is going in a very straight line manner. It is neither converging nor diverging. Then divergence, suppose this is vector A, then divergence of vector A is 0. But somehow if this vector is spreading like something like this, or we have a positive charge from which electric field are, or it is emitting electric field radially outward, then this may be, there may be divergence in these fields. So here divergence of A will not be 0. Okay, here also divergence of A will not be 0. Okay, so mathematically for divergence of vector A we express like this. We make dot product of vector A by del operator. This we already we know, हम इसके बारे में पहले से जानते हैं, ठीक है। तो अगर डेल ऑपरेटर से किसी वेक्टर का एक हम डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं तो ये जो होता है वो उसका डाइवर्जेंस लेना कहलाता है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, तो किसी वेक्टर का या किसी वेक्टर फील्ड का या वेक्टर फंक्शन का जो डाइवर्जेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होगी, जो कि पर यूनिट वॉल्यूम में वो फ्लक्स कितना डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो now we will try to write the expression of divergence in curvilinear coordinate system first, and then we will convert this expression in all different coordinate system. Okay, so let us move to next page. Yeah. Divergence in curvilinear coordinate system. Divergence in curvilinear coordinate system, or we can also say general expression of divergence. Okay, let us see what is general expression of that. So we already know the curvilinear coordinate system has variable u, v, w, and unit vectors u cap, v cap, and w cap, and scale factors h1, h2, and h3. So using these parameters, we write expression of divergence of any vector A. Suppose we have vector A, which can be written in form au u cap plus AV V cap प्लस AW W cap. सो द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है, तो जो डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन होगा कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ये होगा, ठीक है। तो देखिए ये याद रखना भी आसान है। पहले क्या करना है, H1 H2 H3 को एक साथ रख देना है। फिर से AU मतलब फर्स्ट, फर्स्ट के साथ H2 H3 1 2 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है। सिमिलरली AB मतलब सेकंड, सेकंड के साथ 1 3, उसके बाद AW मतलब फोर्थ, फोर्थ के साथ 1 2, ठीक है। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस का इन curvilinear coordinate system, ठीक है। we can convert it in Cartesian or spherical polar whatever we want। तो हम लोग पहले इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, करने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन सिस्टम।
कार्टेशियन सिस्टम। ओके, तो क्या करना है कार्टेशियन में, हम लोग पहले कर चुके हैं। u को किससे बदलना है, u विल बी रिप्लेस्ड बाय x। v को किससे बदलना है, v विल बी रिप्लेस्ड बाय y। और w को किससे बदलना है, w विल बी रिप्लेस्ड बाय z। ठीक है, h1 की जगह पे क्या लेके आना है, h1, h2 और h3 की जगह पे वी विल यूज 1। ठीक है, तो ये जो जनरल वेक्टर है वो कैसे लिखी जाएगी, दिस वेक्टर a विल बी ax x कैप प्लस ay y कैप प्लस az z कैप। ठीक है, तो इस केस में जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए विल बी 1/h1 h2 h3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। ठीक है, सो हम लोगों ने डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट से डिराइव कर लिया। ठीक है, स्केल फैक्टर और वेरिएबल्स को सर्टेन वैल्यूज देके हम लोगों को कार्टेशियन में डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन मिल गया। तो सिमिलर मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर स्फेरिकल पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखते हैं हम लोग ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ओके, लेट अस, तो नाउ divergence in spherical polar system, in spherical polar system. Let us see how we can derive divergence in spherical polar system using the curvilinear formula. तो स्पेरिकल पोलर में क्या करते हैं, u को किससे रिप्लेस करते हैं, u को हम लोग रिप्लेस करते हैं यक्स, सॉरी, u को रिप्लेस करते हैं हम लोग r से। तो u इज रिप्लेस्ड बाय r, v इज रिप्लेस्ड बाय थीटा एंड w इज रिप्लेस्ड बाय 5। ओके, h1 को क्या लिखते हैं, h1 की जगह पे 1 लिखते हैं, h2 की जगह पे क्या लिखते हैं, h2 की जगह पे r लिखते हैं, h3 की जगह पे क्या लिखते हैं, r sin थीटा, 1 r sin थीटा। इनका इस्तेमाल करते हैं तो डाइवर्जेंस ऑफ ए कैन बी रिटन एज, तो जो ए जो वेक्टर होगी, दिस विल बी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। ओके, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर इन कर्विली सॉरी इन स्फेरिकल पोलर सिस्टम। तो उसका जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस तो अगर हम लोग आर यू वी डब्ल्यू और H1 H2 H3 की वैल्यू यूज करें तो जो ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमें पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में u को r से रिप्लेस करना होता है, v को फाई से और w को z से। और h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू r होती है और h3 की वैल्यू 1 होती है। तो कोई जनरल वेक्टर स्फेरिकल पोलर सिस्टम सिलेंड्रिकल सिस्टम में इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर हम ये सारी वैल्यूज इसमें यूज करें तो जो डाइवर्जेंस का एक्सप्रेशन होगा इन सिलेंड्रिकल सिस्टम वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ बातें जो डाइवर्जेंस के लिए जरूरी है, लाइक डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर field or function represent how much a vector is is spread from a given point. Okay, so this is definition of divergence, like it is measurement of spreading। और अगर किसी वेक्टर का या वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस नॉन जीरो होता है तो इसका मतलब है कि उस वेक्टर के लिए सोर्स या सिंक एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस होता है वो नॉन जीरो होता है, दिस इज गॉस लॉ। तो वहां से हमको पता चलता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो होता है, दिस मीन्स मैग्नेटिक चार्जेस आई मीन दिस मीन्स मैग्नेटिक चार्जेस लाइक मोनोपोल डजेंट एग्जिस्ट। ओके, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो है तो उन वेक्टर को हम लोग सॉलिनॉइडल वेक्टर बोलते हैं। कर ओके, अगेन कर्ल एक वेक्टर फंक्शन का या वेक्टर फील्ड का लिया जाता है।
ठीक है ना। जैसे ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का लिया जाता है, डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का लिया जाता है, सिमिलरली कर्ल हमेशा एक वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड का लिया जाता है। तो अगर इसकी डिफिनेशन कोई कहे तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन or field is the measurement of rotational property. Is curl of a vector function or field is the measurement of rotational property in function or field or system. Okay. तो किसी वेक्टर फील्ड या फंक्शन का जो कर्ल निकालना, उसका उसकी रोटेशनल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करना होता है, ठीक है ना। अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन का या फील्ड का कर्ल जीरो होता है तो उसके अंदर कोई भी मतलब ये होगा कि उसके पास कोई भी रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस में लिखते हैं, ठीक है। दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए, दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो हम लोग कर्ल का एक्सप्रेशन लिखते हैं इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लेट अस सी कर्ल को कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो आर जनरल फॉर्मूला, जनरल एक्सप्रेशन of curl, general expression of curl. Okay, so suppose we have a vector function in curvilinear system. Vector A is equal to AU U cap plus AV V cap plus AW W cap. So curl of vector A will be 1 upon H1 H2 H3 determinant H1 U cap H2 V cap H3 W cap del by del U del by del V del by del W H1 A U H2 A V H3 A W. So this is expression of curl in curvilinear coordinate system. Okay. अब हम लोग इसको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर कार्टेशियन सिस्टम लाइक for Cartesian system, u will be replaced by x, v will be replaced by y, and w will be replaced by z. h1 is 1, h2 is 1, and h3 is 1. Therefore, the vector A can be written in Cartesian system Ax x cap plus Ay y cap plus Az z cap. Okay. Further, curl of vector A will be, तो हम ये सारी वैल्यूज इसमें रखेंगे
तो ये हो जाएगा x कैप, y कैप, z कैप, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y, डेल बाई डेल z, ax, ay, az. So this is expression of curl in Cartesian system. Similarly, we can convert it for spherical, polar and cylindrical system. Let us see how. Okay. So second one is like for spherical, polar system. For spherical polar system, spherical polar के लिए u को रिप्लेस करना होगा r से, v को रिप्लेस करना होगा थीटा से, w को रिप्लेस करना होगा फाई से, r थीटा फाई। तो उस केस में h1 will be 1, h2 will be small r and h3 will be small r sin theta। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो कर्ल ऑफ ए विल बी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके, आर कैप, आर थीटा कैप, आर साइन थीटा फाई कैप, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, ए आर, आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई। Okay, so this is expression of curl in spherical polar coordinate system। ठीक है, तो हम लोगों को अगर कर्विलिनियर सिस्टम का फॉर्मूला याद है तो उसको हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग को u v w और h1 h2 h3 को चेंज करना है। ठीक है, तो थर्ड विल बी होमवर्क, like third for cylindrical coordinate system, फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों को u को बदलना होगा, r से v को बदलना होगा, फाई से w को बदलना होगा, z से h1 will be 1, h2 will be r and h3 will be 1। ठीक है, तो आप लोग इस इक्वेशन में रखिएगा और क्या रिजल्ट आता है, दैट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। So apart from gradient, divergence and curl, there are some second derivatives in vector analysis which are also important. So we will discuss them. Second derivatives. So the first one is divergence of gradient. The first one is divergence of gradient. Suppose we have some scalar function. Okay, this is scalar. So its gradient will be vector. This is gradient. Again, if we take divergence of it, like this will again be scalar. Okay, so this is called divergence of gradient. We can write this in del square v form. Okay, here del square is also called Laplacian operator.
del square is also called Laplacian operator. So for the general expression of general expression of divergence of gradient, general expression of divergence of gradient can be written as, suppose we have a scalar function in curvilinear system, therefore its Laplacian del square v will be 1 upon h1 h2 h3 del by del u h2 h3 by h1 del v by del u plus del by del v h1 h3 by h2 del v by del small v. Okay, this is v function and this is small v variable. Okay, plus del by del w h1 h2 by h3 del w by, sorry, not del w, del v by del w. Okay, so this is expression of Laplacian in curvilinear coordinate system, or you can see that this is general expression of Laplacian. Okay, let us derive this expression for different coordinate system. Okay, so for Cartesian system, for Cartesian system, we replace u by x, v by y, and w by z. Similarly, h1 will be 1, h2 will be 1, and h3 will be 1. Therefore, del square v, now the function v will be the function of variable x, y, and z. Therefore, del square v will be del 2v by del x square plus del 2v by del y square plus del 2v by del z square. Okay, so this is expression of Laplacian or divergence of gradient in Cartesian coordinate system. Okay, we can also write the same expression for spherical polar system. For example, like for spherical polar system, okay, for a spherical polar system, u will be replaced by small r, v will be replaced by theta, and w will be replaced by phi. Okay, and h1 will be replaced by 1, h2 by r, and h3 by r sine theta. Therefore, the this function v will be function of variable r, theta, and phi. Therefore, del square v will be 1 upon r square sine theta. Okay, del by del r square sine theta del v by del r. Okay, plus del by del theta sine theta del v by del theta.
प्लस डेल बाई डेल फाई 1 अपॉन साइन थीटा del v by del phi. Okay, so this is expression of divergence. This is expression of divergence of gradient in spherical polar coordinate system. Okay, so similarly we can derive the same expression for cylindrical system, and obviously that will be homework. Like for cylindrical system, ठीक है, सिलेंडर सिस्टम के लिए u को हम लोग रिप्लेस करते हैं r से, v को रिप्लेस करते हैं पाई से, और w को रिप्लेस करते हैं z से। h1 की वैल्यू 1 रहती है, h2 की वैल्यू r रहती है, और h3 की वैल्यू भी 1 रहती है। तो आगे का काम ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, वी कैन डिराइव दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग एक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये जो डेल स्क्वायर है दिस इज लाप्लासियन, और हमको जनरली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये चीजें वेक्टर के लिए भी की जा सकती है। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट लाप्लासियन ऑफ सम वेक्टर, तो दिस कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। ठीक है, तो अब हम इसको ऑपरेट कर देंगे स्केलर पार्ट पे, लाइक डेल स्क्वायर ए एक्स कैप प्लस डेल स्क्वायर ए वाई कैप प्लस डेल स्क्वायर ए जेड कैप। ठीक है, तो इट कैन be it Laplacian can also be calculated for some vector quantities। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेम हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स में यूज करते हैं डेल स्क्वायर वेक्टर ए, वेयर वेक्टर इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस म्यू जीरो जे, वेयर जे इज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन हम लोग जनरली सॉल्व करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, और वहाँ पे स्फेरिकल पोलर और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। उसके बाद जो दूसरा होता है सेकंड डेरिवेटिव, दिस वन इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ओके, सपोज वी हैव सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसका डाइवर्जेंस लेंगे, सॉरी ग्रेडियंट लेंगे, तो दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका अगर कर्ल लेंगे, दिस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, और ये हमेशा जीरो होता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। तो दिस वन वी हैव टू रिमेंबर। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लाइक सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि जो डेल वी होगा, ये अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो दिस विल बी डेल वी बाई डेल एक्स कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड कैप। ठीक है, और इसका अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं, कर्ल ऑफ डेल वी, तो एक इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज एक्स कैप वाई कैप जेड कैप del by del x del by del y and del by del z here, and del v by del x del v by del y del v by del z। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। सिमिलरली the third one is divergence of curl। Divergence of curl, okay, suppose we have vector function, so its curl will be also vector, and if we calculate its divergence, so this is called divergence of curl। ठीक है, ये भी जीरो होगा। ओके,
तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑल्सो जीरो। हम लोग कोई वेक्टर फंक्शन एज्यूम करके और ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो वो फाइन बाद में वेनिश हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑल्सो जीरो। थर्ड वन इज कर्ल ऑफ कर्ल। ओके, सपोज वी हैव वेक्टर फंक्शन, ठीक है, उसका कर्ल लेंगे तो दैट विल बी अगेन अ वेक्टर फंक्शन। अब इसका भी अगर कर्ल ले लें, ठीक है, तो ये कुछ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट टाइप की चीजें बनेंगी। तो इसका एक्सप्रेशन जो होगा वो आएगा ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस माइनस del square A, Laplacian of vector A. So this expression we have to remember, we will remember, and हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉब्लम कहीं भी अगर ये आएगा तो हम लोग को इसको जस्ट इसी फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। फोर्थ वन में भी ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, तो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ये है, ठीक है, सपोज वी हैव वेक्टर फंक्शन, उसका डाइवर्जेंस ले लें और जो रिजल्ट आता है उसका ग्रेडियंट ले लें। तो अगेन दिस विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो आ, हमको ये याद रखना है कि दिस इज नॉट, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेल स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम लोग डेल स्क्वायर ए नहीं लिख सकते। डेल स्क्वायर तभी लिखेंगे जहां हमको डेल डॉट डेल मिलेगा। डेल डॉट डेल मीन्स डेल स्क्वायर। ओके, so this is gradient of divergence is different from Laplacian. Okay, so we will remember this thing and हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अगर आगे इस तरह की कहीं चीजें आती हैं। फंडामेंटल थियरम्स ऑफ ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। Okay, so first one is gradient theorem. So according to gradient theorem, the line integral of gradient of some scalar function is independent of path, is independent of path of integral. It only depends on initial and final position. ओके, सो जैसे अगर हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है, हमने उसका ग्रेडियंट निकाला है, दैट विल बिकम वेक्टर फंक्शन, ठीक है। और अगर इसका हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के लॉन्ग, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, ठीक है। लाइन इंटीग्रल आई टू एफ, तो ये पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, ये लाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दिस विल बी वी एफ माइनस वी आई, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करेगा, ना कि पाथ पे, ठीक है। ये पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर सेम काम हम लोगों को करना है एक क्लोज सर्कल में, तो दिस विल बी सर्कुलेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बी डॉट डीएल विल बी जीरो। ओके, बिकॉज फाइनल और इनिशियल पॉइंट तब सेम हो जाएंगे, तो दिस विल बी जीरो। और हम लोगों को पता भी है कि
अगर सपोज वी हैव सम कंजर्वेटिव फोर्स एफ, तो कंजर्वेटिव फोर्स को किसी स्केलर पोटेंशियल के ग्रेडियंट में लिखा जा सकता है, और जब हम लोग क्लोज्ड सर्किल में कंजर्वेटिव फोर्स का लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 आता है। ठीक है, तो दिस इज ट्रू फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, according to gradient theorem, the line integral of gradient of some scalar function is independent of path of integral. It only depends on initial and final position. Okay, this is expression. The next one is divergence theorem. Okay. Second one is divergence theorem. ठीक है, तो एक्चुअली इसका एक और नाम है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। सपोज वी हैव, हमारे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, और हम लोग उसका सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं अलोंग अ क्लोज्ड सरफेस। यस, ठीक है, बात समझ में आई। वी हैव वेक्टर ए जिसका हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल कैलकुलेट करना चाहते हैं अलोंग कोई क्लोज सरफेस, अलोंग अ क्लोज सरफेस। यस, ठीक है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, समहाउ मैथमेटिक्स कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग इस वेक्टर ए का डाइवर्जेंस ले लें। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है उसका सेम क्लोज सरफेस के अलोंग वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस वन इज सरफेस इंटीग्रल, दिस वन इज वॉल्यूम इंटीग्रल। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। This is Gauss divergence theorem, right? The other one is curl theorem. ठीक है, ये इस बात गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। कोई सरफेस है, दिस इज क्लोज सरफेस। ओके, कर्ल थ्योरम, कर्ल थ्योरम का नाम है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम के हिसाब से स्टोक्स थ्योरम, सपोज वी हैव अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज सरफेस, दिस इज कर्व। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम ये कहता है, सपोज वी हैव अ वेक्टर और हम लोगों को इसका लाइन इंटीग्रेशन निकालना है किसी क्लोज्ड कर्व के अलोंग। ठीक है, और वो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वेक्टर का कर्ल ले लेंगे और जो रिजल्ट आए उसका हम लोग सरफेस इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर दें। ठीक है, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन अलोंग द सेम सरफेस। ओके, अलोंग द सेम सरफेस। एक क्लोज्ड कर्व एक सर्किल सरफेस का निर्माण करता है, एक सरफेस बनाता है। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम से हम सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन को रिलेट कर सकते हैं।